धार्मिक लड़की है, व्रत रखती है, पूजा करती है, गौ माता की पूजा करती है, मंदिर में रोज झाड़ू पोछा करती है जाके। तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग अंदर ऐसे एस्पेक्ट्स अपनी पर्सनालिटी के डिस्कवर किए हैं जो मुझे पता नहीं था कि हैं करके। सो या शी इज अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर फॉर मी। एंड वन कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कुछ परफॉर्मेंस में नहीं, परफॉर्मेंस नहीं, कैरेक्टर में, कि अगर आपको कहा जाता है कि आप लिखो कैरेक्टर तो आप कुछ चेंज करना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहती। मुझे बिंदिया जैसे लिखी गई है, जो जो है बिंदिया की, आई थिंक मैं उससे 100% मेल खाती हूँ। हाँ, एक मुझे लगा था जो थोड़ा बहुत हमने एक्चुअली कुछ ऐसा शूट भी किया था, वो दिखाएगी कि मैं गुस्सा हूँ, तो बस एक वो जगह थी। एंड ऑफ कोर्स बाद में मुझे लगता है कि बिंदिया बिंदिया की ट्रेजेडी ऑफ कोर्स यही रही होगी कि मैंने ये लिखा था कि वो जहाँ से वो लोग भागते हैं बनारस से और स्कूटर पे बैठ के आते हैं दिल्ली, आई थिंक सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा। एंड बड़ी इंटरेस्टिंगली मुझे याद है मैंने फिल्म करने के बाद मैंने आके धनुष को बोला कि तुम किसी फिल्म में और मर नहीं सकते, कि मैं नहीं देख सकती अब, क्योंकि मैं इस फिल्म में मैंने रंजना का एक ही बार देखी है, मतलब मैंने 4-5 बार मैंने फिल्म देखी है, लेकिन मैं कभी सेकंड हाफ आई कांट सिट थ्रू द सेकंड हाफ, उसके आखिरी के 20 मिनट मैं देख ही नहीं पाती हूँ। सो या आई थिंक कि डायलॉग्स उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो हिमांशु का जीनियस है। सारी लाइंस बारिंग एक दो जो हमने इम्प्रोवाइज करे हैं, सारी जो लाइनें हैं वो उनकी राइटिंग है, उनके कलम से आई है। एंड विच इज ट्रू फॉर मी, विच इज ट्रू फॉर मुरारी's कैरेक्टर Kundan. I mean, really, this whole film, if you have it in you, if you are good, then people will remember you. You will stand out. Not just critics, not just industry people, also audiences. And I think that's the best thing about Bombay. You just can't keep talent down. At least that's been my experience, and I feel very privileged. और मछली जल की रानी है, which is releasing later in the year. देवरॉय डे ने निर्देशन किया उसका, और एक रिलेशनशिप कॉमेडी है सबकी बजेगी बैंड, जो जिसका निर्देशन अनिरुद्ध। ठीक है, हाँ रोल करा, वहाँ देखना है। हाँ कौन अच्छा, इनको इनसे भी बात करनी चाहिए। इनसे ये बेटर है। हाँ ओके, जी बोलना, मेरे को बोलना दे। हाँ रोल कर रहा है। हाँ रोल। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक, फिल्म मैंने भी देखी और कहीं ना कहीं यूपी ले जाती है, उत्तर प्रदेश ले जाती है, और जिस तरह की गाड़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है फिल्म के अंदर, चाहे जो भी लफ्ज़ों की हेरा फेरी जो भी की गई है, आप मानती हैं कि कहीं बिंदिया ने सौरा को मार दिया? नहीं, आई थिंक कि अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि बिंदिया ने स्वरा को बहुत कुछ दिया है, और डेफिनेटली बिंदिया ने स्वरा को बदला है। ये मेरे साथ जीवन में पहली बार हो रहा है, किसी दूसरे किरदार ने मुझे, मतलब डेफिनेटली हर किरदार, आई थिंक हर एक्टर जब भी कोई भी किरदार प्ले कर रहा है तो आपको उस किरदार को अपना बनाना होता है और आपको अपना कुछ उसे देना पड़ता है। वो एक प्रोसेस है जहाँ से फिर आपको एक कन्विक्शन के साथ आप प्ले कर पाते हैं। लेकिन बिंदिया के साथ पहली बार मेरे जीवन में मुझे एक ऐसा किरदार मिला जिससे मुझे प्रेम हो गया, और जिस किरदार ने एक्चुअली मुझे, मतलब सिर्फ शूट के दौरान नहीं, लेकिन मेरे बाकी ज़िंदगी में भी कुछ तो एक चीज़ बदली है मेरे अंदर। मुझे सच में लगता है कि वो मेरे अंदर बस गई है बहुत ही अजीब तरीके से। तो मार डाला तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन डेफिनेटली मुझे बहुत कुछ दिया है, और एक बहुत ही गहरा संबंध और एक बहुत गहरा सा रिश्ता बन गया मेरा उस किरदार के साथ। मेरे मारने से मेरा कहने का मतलब ये था, मैं इस बात से इत्तेफाक करता था कि लोग सौरा को भूल गया, बिंदिया, अगर आप कहीं जाते हैं फैंस बिंदिया बिंदिया। हाँ, आई सपोज थोड़ा बहुत, लेकिन ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तनु अजमनू आई थी तो सब लोग मुझे पायल को याद रख रहे थे कि अरे आप तो वो लड़की हैं जिसकी उस सरदार से शादी हुई थी। और वो जब अभी हाल में लिसन अमाया आई थी तो मुझे याद है कि कुछ एक रिपोर्टर मुझे अमाया माया करके बात कर रहे थे। तो अब इस बार बिंदिया आई है तो सब बिंदिया कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि अगर आपका किरदार इतना कन्विंसिंग हो गया है कि आपको लोगों को उस फिल्म के आसपास आप नहीं, आपका किरदार दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने किरदार को जस्टिस दी है। सर जैसे आपने कहा कि कहीं वो बिंदिया भी मेरे अंदर रह गई है, व्हाइल वॉकिंग ऑन दिस फिल्म। मैंने भी देखा इंटरव्यू के दौरान, यू सेड कि मेरा भाई, अमूमन ऐसा होता नहीं है, कोई एक्टर्स शी नेवर टॉक लाइक दिस, वो छुपाती हैं और कि नहीं मेरे भाई ने मुझे ऐसा बोला, कि आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। इतनी ये जो ईमानदारी है, ये कहीं बिंदिया में नजर आई? डेफिनेटली आई थिंक बिंदिया के अंदर कोई आई थिंक ये एक्चुअली एक चीज़ थी, ये मुंहफट अंदाज जो बिंदिया का है, ये मेरे अपनी जो पर्सनैलिटी है इससे इत्तेफाक रख रहा था। तो आई थिंक वो एक जगह थी जहाँ हम दोनों
पहले से ही, मतलब मैं ऑलरेडी ऐसी हूँ और मुझे एक ऐसा किरदार भी मिल गया। बट आई थिंक कि हाँ, बिंदिया ऐसी है कि जहाँ वो कुंदन को कहती है कि ओहो काम के वक्त बड़ी जलेबियाँ छनती है तेरे मुंह में, नहीं तो तू गालियाँ देते रहे मुझे, तो उसे पता है। और जहाँ एक बड़ा मुझे लगा कि वो एक्चुअली वो उतने जहन में शायद लोगों के रहा नहीं, जहाँ वो उसे पकड़ के कहती है और उसकी नज़र उतारती है, पहला सीन है बिंदिया का, और कहती है अच्छे लग रहे हो पंडित, उस कमीनी की नज़र लग गई तो मुझसे ही शादी हो जाएगी तेरी। उसे पता है बेचारी को कि ये उससे प्यार नहीं करता है और ये इससे शादी नहीं करना चाहता है। तो कहीं पे मुझे लगता है कि हाँ वो एक जैसे कहते हैं ना एकदम जो एकदम स्ट्रेट हो। बिंदिया एक ऐसा किरदार है, उसके अंदर कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े टर्न्स नहीं है, वो जो चीज़ है वो उसे ऐसे देखेगी, वो लड़ेगी उसके साथ, लेकिन वो देखेगी कि हाँ ये सच्चाई है। तो हाँ आई थिंक थोड़ा बहुत वो मेरे अपने कैरेक्टर से मेल खाता है। सर फिल्म में इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद सोनम थी, धनुष थे, पब्लिसिटी की भी अगर बात करें ड्यूरिंग द प्रमोशन, आई वेंट टू नंबर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई डिडंट फाउंड यू एनीवेयर, जी यू नो जी, उसके बावजूद भी आपके किरदार को इतना सराहा जाता है, ये था जहन में कि लोग इतना पसंद करेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। मुझे डेफिनेटली उम्मीद तो थी, मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत उम्मीद थी इस किरदार से। मुझे लग रहा था कि लोग मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार बिंदिया जैसे किरदार को आप कैसे प्यार नहीं कर सकते हैं, वो इतनी प्यारी है बेचारी, यू नो। वो आप कोई बहुत ही कठोर होगा यार जो वो फिल्म देख के जिसे बिंदिया नहीं पसंद आएगी, मतलब। और मैं ये एज एन एक्टर नहीं कह रही, मैं एज स्वरा कह रही हूँ। मगर अगर मैं बिंदिया का किरदार जब मैंने पढ़ा, जब मुझे नरेशन मिला इस फिल्म का, तो आई वाज लाइक यार मुझे सच में प्यार हो गया उससे। एंड वो सब ने, सोनम ने मुझे बोला, धनुष ने बोला कि यार इस फिल्म में बेस्ट कैरेक्टर बिंदिया है। एंड आई थिंक कि तो मुझे उम्मीद बहुत थी, बट डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि जिस लेवल पे रिएक्शन मिला है, पॉजिटिविटी जिस लेवल की आई है, जिस किस्म का अप्रिसिएशन, जिस किस्म की प्रशंसा हुई है, वो मुझे मतलब थोड़ा मेरे लिए काफ़ी है। और मतलब एक पूरे अलग ही लेवल पे आई थिंक कि ये पहली बार मेरे जीवन में एज एन एक्टर मुझे सुनने को मिल रहा है कि वो आप कितनी सेक्सी हैं और आप कितनी हॉट हैं। ये मेरे ये किसी, और मैंने चूंकि उस किस्म के किरदार भी नहीं करे हैं। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि बिंदिया जैसी लड़की जो झल्ली है, एक्चुअली बहुत ही बेबाक है, उसके बाल कहीं पे हैं, ऐसी दौड़ रही है होली में साड़ी उठा के, लाइक कि आपकी लोगों को अगर उस किरदार में भी एक अट्रैक्टिवनेस दिखाई पड़ रही है, तो डेफिनेटली ये सक्सेस है उस किरदार का। मतलब आप मानती हैं कि कहीं कुछ सलवार कमीज पहन के भी आप बहुत हॉट लगी हैं, ड्यूरिंग देयर सम सीन्स? या आई होप सो। ओके, जैसे आपने कहा कि आपके किरदार की आपने बात करी, और मैं क्या सभी मानते हैं, मतलब फिल्म क्रिटिक एग्री विद दिस, दो किरदार ऐसे हैं सोनम कपूर के होने के बावजूद लोग बहुत रिलेट करते हैं अपने आप से, धनुष का और एक आपका। आप ये मानती हैं कि एग्री, मतलब आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, दो सोनम इज नॉट हियर एट द मोमेंट, लेकिन आप दोनों के किरदारों को बहुत पसंद करा गया, आपका झल्लीपन पसंद करा गया है, साथ में आपसे एक हमदर्दी का भी रिश्ता रहा है ऑडियंस का। सेम विद धनुष के साथ तो सिर्फ हमदर्दी का रहा है, लेकिन आपके कहीं यू नो द कॉमिक टाइमिंग और वो आपके वन लाइनर, मुझे लगता है कि इसमें रियली आपको लिखाई को क्रेडिट देनी पड़ेगी। आई थिंक कि जो राइटर हैं फिल्म के, हिमांशु शर्मा, उन्होंने कुंदन का किरदार भी और बिंदिया का किरदार ना, मुझे लगता है उसने बड़े प्यार से लिखा है। मेरी ये समझ है कि एक्चुअली हिमांशु कुंदन से तो रखता ही है बहुत सद्भावना और कंपैशन और ऐसी फीलिंग। मुझे लगता है कि हिमांशु को बिंदिया भी बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि राइटर का एक बायस है इन दो किरदारों के प्रति। आई थिंक कि सोनम, जोया का जो किरदार है, जिस तरीके से लिखा गया है, जोया एक बहुत वो वैसी वाली लड़की है, मोहल्ले की खूबसूरत लड़की जिसे आप दूर से ही देख सकते हैं, जो आपको कभी नहीं मिलेगी, वो लिखी ऐसे गई है। तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर ऑडियंस को जोया के प्रति बिल्कुल एंड तक, जहाँ तक वो उसे कहती नहीं है कि कुंदन दुनिया थूकेगी मुझ पे अगर मुझे तुझसे प्यार हो गया, लेकिन देख हो गया, आई थिंक वो है जोया का रिडेम्पशन का मोमेंट, वो जो बहुत लेट आता है फिल्म में। मैंने हिमांशु को बोला भी था कि यार तुझे जोया के गुस्से को और देना चाहिए था वक्त, ये जो वो बोल रही है ना, ये थोड़ा पहले आना चाहिए था, क्योंकि तब आपको लगता है कि अरे यार इस लड़की ने भी तो सब कुछ खो दिया है। तो आई थिंक कि वो राइटिंग में ऐसा है कि जोया को थोड़ी, मुझे लगता है कि सोनम का काम ज़्यादा मुश्किल था, और सोनम के लिए ऑडियंस का दिल जीतना बिंदिया से ज़्यादा मुश्किल था। और लेकिन मुझे लगता, ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि सोनम ने पूरी तरह से किया है। एक तो सोनम के चेहरे में ना बहुत इनोसेंस है, आप उसको देख के आपको लगेगा नहीं कि ये खराब लड़की है, वो उसकी शक्ल ही ऐसी नहीं है, उसकी शक्ल में इतनी इनोसेंस, इतनी मासूमियत है। तो मैं हमेशा सोनम को कहती हूँ कि यार तुमने
तुम हिमांशु ने मुश्किल काम दिया था तुम्हें, लेकिन तुमने बचा लिया उसे। तो बिंदिया, आई थिंक आई वॉज लकी। बिंदिया एक किरदार है जिससे आपको प्यार होगा क्योंकि वो लिखी ऐसे गई है। कुंदन एक ऐसा किरदार है जिससे आपको प्यार होगा क्योंकि वो लिखा ऐसा गया है। मुरारी एक ऐसा किरदार है जो आपको लगेगा कि यार ये मेरा दोस्त होना चाहिए, है ना। मुरारी को देख के नहीं लगता कि यार मेरी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो मुझे बोले कि यार 7:30 में तो सनिचर छोड़ देता है, हाँ इनको तो 8-9 हो गए भाई, जो ऐसा बोले, जो आप अपनी कलाई काट लें तो आपको उठा के ले जाए और बोले कि यार तुम सोगे नहीं। तो आई थिंक कि ये डेफिनेटली इसका सारा क्रेडिट हिमांशु की राइटिंग और उसकी इमेजिनेशन को जाना चाहिए। ये दुनिया उसने बनाई है। डू यू थिंक, जैसे आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा इस किरदार, एक सेगमेंट ऐड कर सकते हैं प्लीज। हाँ जी सर, आप मानती हैं कि बिंदिया कैरेक्टर इज अ टर्निंग पॉइंट इन द कैरियर, स्पेशली इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? आई होप सो। अभी फिल्म को हफ्ता भर ही हुआ है रिलीज़ हुए, लेकिन मुझे इस हफ्ते में जिस लेवल के रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, मैं डेफिनेटली उम्मीद रखती हूँ कि मेरे लिए इसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन एक मुश्किल भी मेरे सामने आ खड़ी हुई है, और मैं बहुत ऑनेस्टली ये कन्फेस करेंगे कि रांझना जैसी स्क्रिप्ट करने के बाद मुझे अब ये डर लग रहा है कि मुझे और कोई दूसरी स्क्रिप्ट पसंद भी आएगी। बिंदिया जैसा किरदार करने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या मैं किसी दूसरे किरदार को इस लेवल का इस मकाम तक, इस लेवल का पहले तो अटेंशन दे पाऊंगी, इस लेवल का प्यार दे पाऊंगी, और क्या मैं इस, जो आपने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचा पाऊंगी अपने परफॉर्मेंस को। तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मैंने एक्चुअली बोला ही आनंद सर को कि सर मुझे लग रहा है मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी फिर। मुझे सच में लग रहा है कि मैंने दे दिया जो मेरे पास था। अब मैं क्या करूं? इट मींस यू आर लिविंग इन द ऑरा ऑफ बिंदिया। I really am, and it's a problem. It really is a problem. Like ये छोड़ नहीं रही मुझे, मैं जाने नहीं देना चाहती इसको। ये मेरे अंदर पता नहीं फंस गई है, अटक गई है, मैं भी इसे नहीं जाने दे रही। मेरा एक स्टेटस, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स और व्हाट्सएप पे मैंने एक स्टेटस लिखा था, सब मुझे बोल रहे थे भाई क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मैंने लिखा है बिंदिया प्लीज डोंट लीव मी, एंड रोने की साइंस, बट दैट्स एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। एंड ये मैंने अब्बास को भी बोला, मैं अब्बास टायर वाला की फिल्म कर रही हूँ मैंगो, मैंने उन्हें भी बोला यार मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ अब्बास। तो बेचारे उनको भी अब वो भी ये जद्दोजहद अब उनकी भी हो गई है कि वो मुझे निकालें उससे और उस किरदार में डालें जो कि बहुत प्यारा किरदार है और जो डिजर्व करता है कि मैं फुल उसको अटेंशन दूँ। तो हाँ, अब मेरा अगला चैलेंज ये है कि बिंदिया को थोड़ी देर के लिए मैं साइड रख के अब इस किरदार पे फोकस करूँ। सर, जिस तरह से लिखा गया है वो तो एवरीवन इज माइंड ब्लोइंग। और हिंदी की अगर आपकी बात करें, दैट इज मतलब बहुत, आप क्या है बोलते हैं ना, प्रोनाउंस जिस तरह से करती हैं हिंदी का, जैसे आपने जो भी डायलॉग आपने बोले हैं कि 180 किलो की थी और हाँ, विटामिन हमसे खाई आशिकीन से लड़ाई है। हाँ, तो वो कहाँ से, मतलब वेयर डू यू लर्न सच अ ब्यूटीफुल हिंदी की अगर बात करिए, और उस तरह से उसको कह के बहुत इजीली कर कह के आप निकल जाते हैं। मैं इसके लिए क्रेडिट दूंगी अपने जिन लोगों के साथ मैंने थिएटर किया है। मैंने इप्टा JNU जो मेरा कॉलेज था, वहाँ पे इप्टा का एक यूनिट है, वहाँ पे मैंने थिएटर किया हिंदी में। मैंने पंडित NK शर्मा जो एक्ट 1 चलाते हैं दिल्ली में, बहुत वेटरन थिएटर पर्सनालिटी हैं दिल्ली के, उनके साथ काम किया है। तो मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले हैं। हमारे इप्टा JNU में जितने भी लोग थे, एक मनीष करके हमारे सेक्रेटरी थे, रविंदर हमारा डायरेक्टर था, उन लोगों ने मुझे बहुत उन्होंने मुझे पकड़ा के बोला, क्योंकि एक्चुअली मैंने हमेशा इंग्लिश में पढ़ाई करी है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। वो मुझे बोलते थे कि यार तुम गाँव का किरदार निभा के ऐसे नहीं कर सकती हो, ठीक है ना। तो उस वक्त मैं इतना, ये सुन के मुझे इतना ख़राब लगा कि मैंने हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया, हिंदी और उर्दू साहित्य। मैंने बहुत एक्सरसाइजेस किए अपने ज़बान पर कि मैं इसको ठीक करूँ। थोड़ा बहुत ये था, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स एक मैं दिल्ली में पली बढ़ी हूँ, तो एक वो भाषा आपको सुनाई देती है सारे वक्त, और थोड़ा बहुत ये भी है, मैं बिल्कुल कोई गलत क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी। मेरी माँ की तरफ का परिवार बिहार और मेरे नाना पटना के हैं, मेरी नानी बनारस की हैं। तो वो एक माहौल है, वो एक साउंड्स हैं, वो एक ज़बान है जो हल्की फुल्की मुझे याद है। जब मैं अपनी नानी से बात करती हूँ तो एकदम मैं उस लहजे में चली जाती हूँ कि हम ई ऊ इस टाइप का, यहाँ वहाँ काहे, ये वाला। तो आई थिंक कि लकीली इन दोनों रोल्स में, पायल तनु एडजमानू की और बिंदिया रांझना की, इसमें मुझे बहुत मदद मिली है इस चीज़ से। और बाकी यार आई थिंक काफ़ी बेसिक चीज़ है, आप अगर हिंदी में एक्टिंग करें तो आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए बस, इसमें और कोई दो राहें नहीं है। और आई थिंक कि ये चीज़ मैंने अमिताभ बच्चन सर में देखी है, ये चीज़ मैंने शाहरुख खान में देखी है, ये चीज़ मैंने रानी मुखर्जी के अंदर देखी है, और दिव्या दत्ता ये और रणवीर शोरे, ये 4-5 एक्टर्स हैं जिनका लैंग्वेज को लेकर ना इतनी कॉन्शियसनेस है। आप उनके जो बेस्ट कैरेक्टर्स हैं, आप देखेंगे कि उन सब ने लैंग्वेज पे काम किया। शाहरुख इतने बड़े स्टार हैं, कितनी साफ ज़बान है उनकी, कितनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं, कितनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं वो।
तो ये डेफिनेटली मैं ये चीज़ें भी नोटिस करती हूँ जिन एक्टर्स को मैं पसंद करती हूँ उनके बारे में। सर जैसे आपने कहा अभी कितने फैंस ने शादी के ऑफर दे दिए ये बताएं। मुझे 8-10 आ चुके हैं शादी के ऑफ़र। कई लोगों ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया है और कहा है कि कुंदन गधा था और हमसे शादी कर लीजिए, और हम बिल्कुल सीरियसली कह रहे हैं आपको। और बेचारे कुछ लोगों को ये भी लगा ही बोलने का कि देखो हम पागल नहीं हैं, हम स्टॉकर नहीं हैं, हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे आपका, हम कभी नहीं मारेंगे आपको। तो और कुछ हो ना हो, आई थिंक कि मेरा घर ज़रूर बस जाएगा। तो कितनी दुनिया बदल गई रांझना के बाद इन एज एन एक्ट्रेस, एज अ प्रोफेशनल, यू नो, स्पेशली द लव, द अप्रिशिएशन यू गेटिंग फ्रॉम योर फैंस। मतलब अब एक्चुअली रांझना मेरे लिए अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो चल ही रहा है। तो अभी वो ये वो वाला मौका है जहाँ मैं ऐसे हूँ कि हाँ थैंक यू, जैसे जॉग करके 10 राउंड आपकी सांस चढ़ी रहती है ना, तो अभी वो वाला स्पेस है मेरे लिए। मेरी सांस चढ़ी हुई है, मेरी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। थोड़ा सेटल करने में मुझे टाइम लगेगा, और आगे देखते हैं कि क्या इसका मेरे करियर पे क्या मतलब ये सब तो प्यार मोहब्बत अप्रिसिएशन, ये सारी वो वाली बातें हैं दिल की, और अफेक्शन, विशेस, शुभकामनाएं। लेकिन इसका कितना असर मेरे करियर पे पड़ेगा एक मटेरियल सेंस में, ये आई सपोज देखना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है अच्छा ही होगा, आई होप। एक चैलेंज है डेफिनेटली ये कि मैं इसके बाद इससे लोअर कुछ काम नहीं करना चाहती, मुझे इससे हायर ही काम करना है। तो ये एक चैलेंज है ऑब्वियसली। आप जब अच्छा काम कर लेते हैं तो हमेशा मुझे लगता है कि आपकी जर्नी और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन ऑडियंस की हो जाती है। यू नो, आई डोंट वांट कि ऑडियंस कोई मेरी दूसरी फिल्म देख के बोले कि अरे यार ये रांझना के बाद ये किया इसने। आई होप ये कभी ना हो मेरे साथ। जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है एक्टर्स ने, जैसे आपने कहा भी, लेकिन फिर भी कितनी। और अगर डू यू गॉट अ चांस टू, यू नो, एज यू डन इवन लिसन अ माया, वो अलग तरह की फिल्म थी, लेकिन लीड करने का मौका मिले। बिल्कुल, आई थिंक कि अब इसके बाद होपफुली मैं लीड ही करना चाहूँगी। मुझे लगता है मैंने, अनलेस कोई ऐसा किरदार मुझे वापस मिले जिससे मुझे प्रेम हो जाए, मैं नहीं समझती कि किरदार की वैल्यू उसके कैरेक्टर की लेंथ से कोई भी मेल खाती है। बट डेफिनेटली एज एन एक्टर आपको जितना ज़्यादा वक्त मिलेगा एक्टिंग करने का, परफॉर्म करने का, उतना आपके लिए बेटर है। और मैं एक बहुत ही लालची एक्टर हूँ, मैं बहुत स्वार्थी एक्टर हूँ। मुझे चाहिए कि मुझे ऐसे रोल मिले जहाँ मुझे मौका मिले परफॉर्म करने का। मैं चाहती हूँ मुझे ऐसे रोल मिले जो थका दें मुझे। मैं चाहती हूँ कि मैं शूट से घर आके एकदम, मैं क्या भाई मैं किसी बात नहीं कर सकती, मुझे सोना है। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी फिल्म हो मेरे जीवन में जहाँ पे मतलब मैं जो सब कुछ ले मेरा, मैं एकदम चूस ले मुझे, जिसके बाद मैं बोलूँ कि मुझे 2 महीने के लिए छुट्टी पे जाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर बिंदिया का किरदार, अगर पूरी कहानी बिंदिया की होती तो ये वो किरदार था। एंड आई होप कि मुझे दोबारा मौका मिले ऐसे इस लेवल के एक किरदार को निभाने का। The last question, apart from Mango, what else you doing? तो मैंगो तो उसकी शूट अभी चल रही है। इसके अलावा मछली जल की रानी है नामक एक हॉरर फिल्म है, जिसमें मैं एक ऐसी लड़की का किरदार करती हूँ जिसके अंदर भूत आ गया है, और मुझे हॉरर से बहुत डर लगता है। तो ये मैं पागल हो गई थी शूट करते करते इस फिल्म को। इसका निर्देशन देबलॉय डे ने किया है। ये साल के एंड में रिलीज़ होगी। और एक रिलेशनशिप कॉमेडी है जिसका नाम है सबकी बजेगी बैंड, जिसे अनिरुद्ध चावला ने डायरेक्ट किया, जिसमें मैं एक बहुत ही हिस्टेरिकल सी हाउसवाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ। तो ये 2 बाकी फिल्में हैं। सब जितने भी किरदार हैं वो सब एक से अलग अलग हैं। मतलब आपको आई थिंक कि मेरे 5 फिल्में जो रिलीज़ हुई हैं और अगली जो 3 आने वाली हैं, इनमें से कोई एक ऐसा किरदार नहीं है जो एक दूसरे से सिमिलर है। तो हाँ, मुझे मालूम है अभी भी बिंदिया के ऑरा में हैं आप, लेकिन फिर भी किस बिना पे चूज़ करती हैं अपने किरदारों को? मैं स्क्रिप्ट ऑब्वियसली पढ़ के देखती हूँ कि इसमें कितना स्कोप है परफॉर्मेंस के लिए। ये ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ होती है मेरी, कि क्या ये किरदार मुझे मौका दे रहा है एज एन एक्टर, मुझे क्रिएटिवली क्या ये मैं सेटिस्फाई होंगी इसे करके। क्योंकि जब तक मैं खुश नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं आपको खुश नहीं कर सकती एज एन ऑडियंस। मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। तो सबसे पहली चीज़ तो वो है। लेकिन डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि इन 4 सालों में बॉम्बे में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि बहुत ज़रूरी है वो फिल्में करना जो सही तरीके से ऑडियंस तक पहुँचेंगी। बहुत ज़रूरी है कि फ़िल्म को एक किस्म की रिलीज़ मिले, एक किस्म की प्रमोशंस मिले, एक किस्म की मार्केटिंग मिले। आप ये समझते हैं क्योंकि आप इस फील्ड में हैं। क्योंकि कोई भी आर्ट जो आपके ऑडियंस तक पहुँच नहीं पा रहा है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक फ्रस्ट्रेटेड आर्ट बन के रह जाता है, जो कि बहुत ख़राब महसूस होता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी ऐसा काम हो जो ऑडियंस तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि फिर क्या मतलब हुआ उसका। तो अब मेरे अंदर हाँ वो भी थोड़ी जहन में कॉन्शियसनेस आ गई है कि
एक सर्टन बैनर होना चाहिए, एक बड़ी फिल्म होनी चाहिए, या बैनर भी नहीं लेकिन एक फिल्म होनी चाहिए जो पता है आपको कि कहीं ना कहीं पहुंचेगी। लिसन अ माया बॉक्स ऑफिस पे उतनी नहीं चली, जो कि दो काफ़ी लोगों ने बॉक्स ऑफिस पे भी देखी, मतलब थिएटर्स में, लेकिन फेस्टिवल्स में उसने इतना सक्सेसफुल उसे रन मिला है कि मुझे इतने रिस्पॉन्सेज इंटरनेशनली आए हैं लिसन अ माया को लेकर। माधोलाल की वॉकिंग अजीब जगह पे लोगों ने देखी, डीवीडी खरीद के देखी, मेरी जो पहली फिल्म थी। तनु एड्स मनु और राजना औरंगजेब तो ऑफकोर्स बड़ी फिल्में थी, ऑफकोर्स कमर्शियल फिल्में थी, तो उन्हें वो ऑडियंस मिलनी थी। तो हाँ, अब मेरे जहन में थोड़ी सी वो स्ट्रैटेजी भी आ गई है कि यार वो फिल्में अभी मुझे अब स्क्रिप्ट पढ़ के अंदेशा हो जाता है कि यार ये रिलीज़ नहीं होगी, या ये थोड़े मेरे जहन में। लेकिन मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि आई होप मेरे अंदर का एक्टर जिंदा रहे इतना कि मैं एक अच्छा किरदार देख के कभी इसलिए मना ना करूँ कि छोटी फिल्म है। एंड मैं अपने आप से ये उम्मीद रखती हूँ कि आई होप मेरे अंदर का एक्टर जिंदा रहे, इतना तो जिंदा रहे। Do you think that the aura of filmmaking has changed the moment Anurag Kashyap and Imtiaz Ali they all came on board? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जैसे एक्टर को वो लीड में रह के हीरो बना देते हैं, फिल्म 10 करोड़ की बनती है, पब्लिसिटी 15 करोड़ की होती है। दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्टेड? आई थिंक कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है, स्पेशली आज के ज़माने में जो पिछले 5-10 सालों में है, कि आप टैलेंट को छिपा नहीं सकते, अब बिल्कुल नहीं छिपा सकते। वो एक सीन हो, वो 4 सीन हो, वो 15 सीन हो, लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया तो आपका काम बोलेगा। ओमकारा फिल्म में दीपक डोबरियाल का इतना कम कैरेक्टर था, लेकिन फिल्म फेयर ने उनके लिए एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया, स्पेशल जूरी अवार्ड। जिस साल ओमकारा आई थी, दीपक के लिए बनाया गया वो अवार्ड, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हम कैसे अप्रिशिएट करें, और उसके बाद वो रहा है वो अवार्ड। तो आई थिंक कि ये सबसे स्पेशल बात है हमारी इंडस्ट्री की। डेफिनेटली ऐसे डायरेक्टर्स हैं, अनुराग हों, दिवाकर हों, चाहे वो विशाल सर भी कई हद तक, मतलब कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो अनुषा रिजवी ने, किरण राव ने अपनी फिल्मों में, कई सारे आई थिंक डायरेक्टर्स आ गए हैं जो एक्टर्स को कास्ट कर रहे हैं, पार्ट कास्ट कर रहे हैं। और आई थिंक ये इसलिए भी है क्योंकि राइटिंग बदल रही है हमारी इंडस्ट्री में। लीड सॉरी टू कट यू, लीड में किस हीरो के साथ काम करना चाहेंगे, विद एक्टर यू लव टू बी अ पार्ट ऑफ? मैं 1995 से मुझे 95 से मुझे शाहरुख खान से प्यार है, तो ऑब्वियसली मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा वो है कि मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिले। आई थिंक एज एन एक्टर इट वुड बी अ ब्लेसिंग अगर अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करने का कभी मुझे मौका मिलता। माधुरी दीक्षित से मुझे प्यार है, उनके साथ मैं काम करना चाहूँगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आप आई थिंक ये भी एक एक्टर के अंदर ना स्किल होती है कि आप किसी के भी साथ एक्टिंग करो, लेकिन आपको केमिस्ट्री बनानी चाहिए। तो आई होप कि मेरे अंदर है वो। मुझे लगता है कि एंड आई थिंक कि एज अ पर्सनैलिटी, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी, मेरे हर किस्म के दोस्त थे। टॉपर्स भी मेरे दोस्त थे, जो स्कूल के गुंडे थे वो सारे मेरे दोस्त थे, मुझसे लव लेटर्स लिखवाते थे, जो क्रिकेटर्स थे जो एकदम फेल होते रहते थे वो भी सारे मेरे दोस्त थे। तो मेरी हर किस्म के लोगों से दोस्ती थी, मैं सबसे रिलेट कर पाती थी। आई थिंक कि ये एज अ स्किल, एज एन एक्टर मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आई होप कि मुझे कोई भी एक्टर मेरे सामने खड़ा हो ना, आई होप मैं उससे कनेक्शन बना पाऊँ, केमिस्ट्री बना पाऊँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका किरदार वर्क करेगा।